नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पांडु वंश को। ओके, पांडु वंश को हम लोग को आज कवर करना है, तो ध्यान से देखेंगे। हम लोग कल सरबपुरी वंश को डिटेल देखा है, ठीक है। सरबपुरी वंश जब पढ़ रहे थे तो उसी समय इंद्रबल का उल्लेख हुआ था। ओके, सुदेव राज सरबपुरी वंश में देखे थे हम लोग सुदेव राज को, और सुदेव राज ने इंद्रबल को क्या नियुक्त किया था? सर्वाधिकारा अधिकर्ता। ओके, सर्वाधिकारा अधिकर्ता के रूप में इंद्रबल को नियुक्त किया था। फिर उन्होंने आपके देखोगे सरबपुरी वंश में साथ साथ काम किया। फिर सरबपुरी वंश के अंतिम शासक प्रवर राज द्वितीय को खत्म करके, उसकी हत्या करके पांडु वंश की स्थापना की। इसको जानना है, पांडु वंश। अब पांडु वंश देखोगे तो पांडु वंश इंद्रबल जो देख रहे हैं हम लोग, इंद्रबल से पहले उसके पिताजी को देखते हैं। तो इंद्रबल के पिता होते हैं उदयन, और उदयन ने पांडु वंश की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। ओके, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग इंद्रबल को देखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले सोमवंश या पांडु वंश को। ओके, सोमवंश या पांडु वंश को देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ में स्थानीय राजवंश के रूप में ये 4 जगह पर शासन किए हैं। एक तो सिरपुर का पांडु वंश, दूसरा देखोगे तो ये मैकल रीजन का पांडु वंश। ओके, पांडु वंश कहने का मतलब है सोमवंश। सिरपुर के जो सोमवंश है उसको पांडु वंश कहा गया, बाकी जगह को सोमवंश के नाम से जाना गया। तो मैकल के सोमवंश, सिरपुर के सोमवंश या पांडु वंश। एक देखोगे तो उड़ीसा उत्कल, ओके, कलिंग के सोमवंश। ओके, कलिंग के सोमवंश, ये सिरपुर, मैकल, कलिंग। और एक आपको देखने मिलेगा कांकेर के सोमवंश। ये 4 जगह पर सोमवंश का शासन रहा है छत्तीसगढ़ में। ओके, देख लेते हैं इसी को। सोमवंश का शासन 4 जगह पर, पहले भूमिका बनाते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखोगे तो मैकल का सोमवंश। मैकल क्षेत्र में कौन लोग शासन किए हैं, कब किए हैं, मैं बताऊंगा। इसके बाद देखोगे तो सिरपुर का, है ना, सिरपुर का सोमवंश, इसी को पांडु वंश भी कहते हैं। पांडु वंश, सिरपुर का पांडु वंश पढ़ोगे। इसके बाद आप देखोगे तो कलिंग का, उत्कल क्षेत्र का, कलिंग के सोमवंश या ओडिशा के सोमवंश, याद रख लेना। एक आपको देखने मिलेगा कांकेर के सोमवंश। ये 4 सोमवंशों को कवर करना है। ओके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सिरपुर का सोमवंश, सिरपुर का पांडु वंश या सोमवंश, इसको याद रख लेना, ठीक है। ये सिरपुर के पांडु वंश या सोमवंश याद रख लो, ये इसी में देखने मिलेगा। इसी को सबसे पहले कवर करें, है ना। इससे पहले हम लोग को मैकल के सोमवंश को देखना है, मैकल रीजन के सोमवंश को देखना है। इसके बाद सिरपुर के पांडु वंश, ठीक है। इसके बाद कलिंग, फिर कांकेर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैकल के सोमवंश। ओके, मैकल के सोमवंश देखते हैं। यह है मैकल के सोमवंश। मैकल के सोमवंश के अंतर्गत देखोगे तो शासकों का नाम याद रख लेना। शासकों का नाम कैसा ट्रिक है? जय के 3 वत्स, वत्स मतलब पुत्र, जय के 3 वत्स। कौन कौन? नाग, भरत, सूर। ओके, नाग, भरत, सूर, याद रहेगा। जय के 3 वत्स, नाग, भरत और सूर, याद रहेगा ना। नाग, भरत, सूर, जय के 3 वत्स, नाग, भरत, सूर। याद करो सबसे पहले इसको। जयबल, सर्वप्रथम शासक हुए जयबल। उसके बाद वत्सबल,
वत्सबल, इसके बाद नागबल, फिर भरतबल, फिर सूरबल। याद रहेगा, जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, सूरबल। ये 5 शासकों ने 5वीं सदी के समय, ठीक है, कब 5वीं सदी में ये सोमवंश का कौन से रीजन, मैकल वाला रीजन, मैकल वाला रीजन में क्या किया, शासन किया है। इसको याद रख लेना, 5वीं सदी में मैकल रीजन में ये 5 शासकों ने शासन किया। इसको जान लेना है। उल्लेख कहां पर है, तो उल्लेख है मल्हार ताम्रपत्र। मल्हार ताम्रपत्र में इसका उल्लेख देखने मिलता है। याद रहेगा, मल्हार ताम्रपत्र में जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, सूरबल। याद रहेगा, जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सूरबल, सूरबल। याद रख लेना। अब इसी में देखोगे तो ये मल्हार ताम्रपत्र बोल रहा हूं, है ना। मल्हार ताम्रपत्र किसका है, तो ये सूरबल का है, मल्हार ताम्रपत्र। और इसी से पता चलता है कि 5वीं सदी में ये मैकल रीजन में सोमवंश की एक शाखा, मैकल के सोमवंश का शासन था। ये सूरबल के मल्हार ताम्रपत्र से पता चलता है। नागबल देखोगे और भरतबल, तो नागबल महाराज की उपाधि धारण करते हैं। किसकी, महाराज की उपाधि धारण करेंगे, याद रख लेना। और भरतबल का एक ताम्रपत्र है बमहनी, बमहनी कॉपर प्लेट, मल्हार कॉपर प्लेट। और एक उपाधि याद रख लेना, उपाधि कौन सा, तो महाराज की उपाधि। महाराज की उपाधि कौन, तो याद रख लेना नागबल को। और भरतबल को देखोगे तो बमहनी ताम्रपत्र, और इसके पुत्र हैं, भरतबल के पुत्र सूरबल, जो मल्हार कॉपर प्लेट इनका मिला है। इसी से पता चलता है कि 5वीं सदी में मैकल रीजन में, ये मैकल रीजन है, इस मैकल रीजन में किसका शासन था, कलिंग का, सोमवंश, सॉरी सोमवंश का शासन था। ओके, तो ये आपको जानना है। नाम याद रहेगा शासकों का, शासकों का नाम याद कर लो। शासक, जय के 3 वत्स, नाग, भरत, सूर। जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, सूरबल। ओके, याद रहेगा। ये है मैकल के सोमवंश। एक, अब इसके बाद हम लोग को देखना है 5वीं सदी के बाद आगे, तो पांडुवंश, है ना। पांडुवंश, सिरपुर क्षेत्र में जाना है। यह है सिरपुर क्षेत्र, और सिरपुर के पांडुवंश, इसको देखना है। ठीक है, तो पांडुवंश को देखने से पहले हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट। ओके, अनाउंसमेंट क्या है, याद हुआ ना, ये तो याद हो गया। अनाउंसमेंट ये है कि हमारे CGPSC नॉलेज इंस्टीट्यूट में एडीओ, एडीआई समग्र बैच, है ना, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, ये सेपरेट रूप से है, सेपरेट रूप से पृथक, केवल छत्तीसगढ़ इसमें पढ़ाया जाएगा। शिक्षक भर्ती का बैच जस्ट आने वाला है, PSC यहाँ चल ही रहा है। साथ ही साथ एक आपका देखोगे तो आबकारी आरक्षक, आबकारी आरक्षक, आबकारी आरक्षक का बैच, तो ये सब बैच यहाँ पर संचालित है, चल रहा है ना, चल रहा है अभी कंटिन्यू। तो आप किसी भी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, या आप CGPSC नॉलेज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सीधे वहाँ पर परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ ADI और ADO, इस दोनों में टेस्ट सीरीज भी यहाँ चल रहा है। ओके, टेस्ट सीरीज
जिसमें आप देखोगे तो एडीओ का स्टार्ट हो चुका है, एडीआई का जस्ट लॉन्च होने वाला है। तो किसी भी टेस्ट सीरीज को यहाँ से परचेज करना चाहते हो, यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट सीरीज में, तो आप कॉल करिए, इंक्वायरी कीजिए और पता करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको बताना था। टेलीग्राम चैनल में भी आपको ज्वाइन कर लेना है, सीजीपीएससी नॉलेज के नाम से। यूट्यूब चैनल है, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे जितने भी वीडियोस जा रहे हैं उसको लाइक करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से टॉपिक पर क्या क्या चीज़ चाहिए आने वाले समय में आप लोग को। ओके, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो। ठीक है, तो इसको जानना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में यहाँ पर ये कोर्सेस अवेलेबल है, या यहाँ पर कई बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर से आ जाते हैं सोमवंश में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या क्या बताया, एक तो कौन से समय, 5वीं सदी है ना, 5वीं सदी। ठीक है, 5वीं सदी। दूसरा कौन सा, जय के 3 वत्स। ओके, जय के 3 वत्स, तो जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सूरबल। सूरबल का मल्हार कापर प्लेट, भरतबल का बमहनी कापर प्लेट और नागबल की उपाधि महाराज। इतना को याद करो बस, कुछ खास नहीं। किस क्षेत्र में, तो ये मैकल वाला रीजन, इसको याद कर लो, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए किसको, है ना, यहीं पर बता देता हूं। चलो देखते हैं। ठीक, सोमवंश या पांडुवंश, सोमवंश या पांडुवंश, ये कहाँ के, तो सिरपुर क्षेत्र, सिरपुर के सोमवंश या पांडुवंश, जिसको मेनली पांडुवंश के नाम से जाना जाता है। इस सिरपुर के पांडुवंश के सबसे पहले शासक होते हैं कौन, तो एक नाम आपको याद रख लेना है, उदयन। इनका एक अभिलेख है, शिलालेख है, कालिंजर शिलालेख। ठीक है, कालिंजर शिलालेख। ओके, उदयन के पुत्र होते हैं कौन, ठीक है, इसी उदयन को इस पांडुवंश का आदि पुरुष कहा गया है। उदयन के पुत्र होते हैं इंद्रबल। इंद्रबल के बारे में आप लोग को जानना है, ये सरपुरी वंश के शासक सुदेवराज है ना, वो बोला था ना कल, सनम के प्रसन्न मात्र से ही जय सुदेव दुर्ग सुदेव होने लगा, तो सुदेवराज उसमें आएगा। सुदेवराज के ये सुदेवराज इंद्रबल को क्या सर्वाधिकारधिकर्ता नियुक्त करेगा और शासन में ये सहयोग लेता है इसका। ठीक है, बाद में यही इंद्रबल उस सरपुरी वंश के अंतिम शासक प्रवर राजद्वितीय की हत्या करेगा और पांडु वंश की स्थापना कर देता है सिरपुर क्षेत्र में। ओके, तो ये जानना, उदयन के बाद इंद्रबल। ओके, और इस इंद्रबल के 4 पुत्र होंगे, याद कर लेना, ये चार्ट को आप लोग को समझना है। इंद्रबल का शादी होता है किसके साथ, लोक प्रकाशा के साथ। लोक प्रकाशा नरेंद्र राज की बहन लोक प्रकाशा, और लोक प्रकाशा के साथ शादी होगा और इनके 4 पुत्र। एक तो आपको जानना है नन्न देव प्रथम, दूसरा जानना है ईशान देव, ठीक है, नन्न देव, ईशान देव। एक जानना है सूरबल, यहां भी सूरबल देखने मिलेगा, और एक आपको जानना है भवदेव रणकेसरी। कोई दिक्कत, भवदेव रणकेसरी, कौन सा रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है, नन्न देव प्रथम, ईशान देव, सूरबल, भवदेव रणकेसरी, याद रख लेना। इसी इंद्रबल का 2 ठो शिलालेख, एक तो कौवा ताल, एक कौवा ताल, इसको जानना। इसी कौवा ताल में आप जानते हो
कौवाताल सुदेव राज का है ना, उसी में ये इंद्रबल के बारे में बताया गया है कि सर्वाधिकाराधिकर्ता नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ एक जानना खरौद, खरौद, और इस खरौद शिलालेख में ईशान देव का उल्लेख है। ईशान देव ने लाखाचौर मंदिर बनाया था। ये खरौद में, खरौद में है क्या, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ईशान देव, लाखाचौर मंदिर, इसके बारे में उल्लेख है। तो यहां पर भी मैं खरौद लिख देता हूं, खरौद, खरौद शिलालेख, समझते चलना। इसके बाद नन्नदेव। अब नन्नदेव का विवाह तो हो जाए रहता है, लेकिन कोई बच्चा नहीं होते रहता है, ठीक है। तो नन्नदेव किसको, एक जन बच्चे को गोद ले लेगा, जिसका नाम महाशिव तिवर देव, महाशिव तिवर देव को गोद ले लेगा, ठीक है। महाशिव तिवर देव को क्या ले लेगा, गोद ले लेगा। जैसे ही गोद लेता है, ये गोद वाला है ना, गोद वाला बच्चा, जैसे ही गोद ले लेता है, उसके बाद कुछ समय बाद देखोगे तो नन्नदेव का एक जो विवाह किए रहते हैं उससे एक जन्म हो जाता है पुत्र का, जो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ये जन्म से बच्चा है, मतलब रियल बच्चा है चंद्रगुप्त। और इधर महाशिव तिवर देव। अब देखो ये तो मेन ये है ना महाशिव, क्योंकि इसको गोद लिया है, बाद में ये जन्म हुआ। तो महाशिव तिवर देव बड़ा भी है, तो इसका पुत्र देखोगे महाशिव तिवर देव, ये लोग शासन करेंगे, महाशिव तिवर देव लोग शासन करेंगे। और महाशिव तिवर देव के बाद देखोगे तो आपको देखने मिलेगा क्या, ठीक है। तो नन्नराज द्वितीय, एक तो नन्नराज हो गया महाशिव तिवर, नन्नदेव, नन्नराज द्वितीय, इसका पुत्र, ये पहले शासन, फिर इसके बाद ये करेगा, फिर इसका पुत्र नन्नदेव द्वितीय। इसका कोई पुत्र नहीं रहता, इसका कोई संतान नहीं रहेगा। इसके बाद शासन करेगा चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का पुत्र रहता है हर्षगुप्त। याद करते चलो, हर्षगुप्त, सीक्वेंस समझो। हर्षगुप्त के बाद, हर्षगुप्त का देखोगे तो शादी होता है वासाटा देवी से, वासाटा देवी से, याद रख लेना। वासाटा देवी देखोगे तो मौखरी वंश के शासक है ना, मौखरी वंश के राजकुमारी वासाटा देवी। वासाटा देवी, इन दोनों का पुत्र होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन, बहुत फेमस महाशिवगुप्त बालार्जुन, याद रहेगा बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन इनके पुत्र। महाशिवगुप्त बालार्जुन के भी दो पुत्र पता चलते हैं, एक होता है आपका, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के पुत्र शिवनंदी, शिवनंदी इसको जानना है। और इसका भाई रहता है रणकेसरी, इसका भाई रहेगा रणकेसरी, इसको याद रख लेना। और इनके पुत्र शिवनंदी, शिवनंदी, ठीक। चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, इनके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन और रणकेसरी। महाशिवगुप्त के पुत्र शिवनंदी ये अंतिम शासक होगा इस सिरपुर के पांडु वंश के, याद रख लेना। जब नन्नदेव प्रथम शासक होगा तो ये तीनों भाई को मंडलाधिपति बना देगा, तीनों भाई मंडलाधिपति इसके शासनकाल में। इसके बाद इसका पुत्र महाशिव तिवर देव, फिर नन्न द्वितीय, फिर चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये सबसे फेमस है। इसके बाद पता चलता है कि शिवनंदी भी इसका पुत्र शासन किया था, इसका भाई था रणकेसरी। इस तरीके से इसको जानना है, याद रहेगा। सबसे पहले उद्यन, उद्यन के बेटे इंद्रबल, इंद्रबल के 4 पुत्र, नन्न प्रथम, ईशान देव, सूरबल, भवदेव, रणकेसरी। नन्न देव के गोद लिया पुत्र महाशिव तिवर देव, और जन्म वाला पुत्र चंद्रगुप्त, मतलब महाशिव तिवर देव का भाई था चंद्रगुप्त,
याद रख लेना। और इसका पुत्र हुआ नन्न द्वितीय। नन्न द्वितीय के बाद कोई वंश नहीं मिलता, इस कारण इनका चाचा श्री चंद्रगुप्त, इसके बाद हर्षगुप्त, हर्षगुप्त का विवाह वासटा देवी से, दोनों से पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन और रणकेसरी, महाशिवगुप्त बालार्जुन के पुत्र शिवनंदी जो अंतिम शासक होंगे। अब इस वंश में देखोगे तो सर्वाधिक जानकारी इस वंश की किससे पता चलेगा? अभिलेखों से। किससे? अभिलेख से। अभिलेख से जानकारी मिलेगा, सर्वाधिक जानकारी याद रख लेना। उदयन का कालिंजर शिलालेख, अभिलेख या शिलालेख ना, ठीक है। उदयन का कालिंजर शिलालेख, इंद्रबल का कौवाताल खरौद शिलालेख, नन्न प्रथम, फिर महाशिव तिवारदेव बहुत इंपॉर्टेंट, राजिम शिलालेख, बोंडा शिलालेख, बालोद शिलालेख, नन्नराज द्वितीय का अड़भार शिलालेख, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, ये दोनों के बारे में हर्षगुप्त के देखोगे तो सिरपुर शिलालेख याद रख लेना। महाशिवगुप्त, बालार्जुन, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, ये तीनों के बारे में यहाँ पर पता चलता है। खरौद ये जान गए, सूरबल को जानना, और भवदेव रणकेसरी। अब विवाद कहाँ पर पता चलेगा? एक ठो सूरबल यहाँ पर है और एक मैकल डायनेस्टी में सूरबल पता चलता है, सूरबल ना यहाँ पर। तो एक सूरबल ने प्रवरराज प्रथम के समय क्या किया था? अटैक किया था सरबपुरी डायनेस्टी में। तो ये वाला सूरबल है कि ये वाला सूरबल है, इसी में विवाद पता चलता है। ओके, तो इसको जान लेना है। भवदेव रणकेसरी का भांदक शिलालेख, किसका? भवदेव रणकेसरी का भांदक शिलालेख, भांदक। तो शिलालेख को यहीं पर याद करा दिया। क्या क्या देखो यहां पर लिख रहा हूं, कालिंजर शिलालेख उद्यन का, कौवाताल खरौद इंद्रबल का, महाशिव तिवारदेव का देखोगे तो 3 है, राजिम, बालोद और बोंडा, ये तीनों। नन्न द्वितीय का देखोगे तो अड़भार शिलालेख, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, ये सब का देखोगे तो सिरपुर, और भवदेव रणकेसरी का देखोगे तो भांदक शिलालेख। इतना को आपको याद रख लेना है, ठीक है। ईशान देव खरौद से संबंधित है। खरौद शिलालेख में इसका पता चलता है कि इन्होंने लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लाखाचौर मंदिर बनवाया था। तीनों भाई देखोगे तो इसके शासनकाल में, नन्नदेव के शासनकाल में तीनों भाई मंडलाधिपति बने थे। मंडलाधिपति मतलब तीनों भाइयों को कुछ कुछ क्षेत्र दे दिए थे और वहां मंडलों का अधिपति बना दिया गया था। तो इतना आपको यहां पर जानना है। कोई दिक्कत? शुरू करें? तो शिलालेख 1 2 3 6 7 8 9 ठो शिलालेख को जानना है। और इन्हीं शिलालेखों से इन सब की जानकारी पता चलता है कि कहां कहां पर कितने समय क्या क्या काम किए हैं, कैसे शासन किए हैं। यही जानकारी के स्रोत हैं ये शिलालेख या अभिलेख इस वंश के। ओके, याद रहेगा कौन से समय में किए हैं? तो याद रख लेना 6वीं 7वीं 5वीं में कौन सा? मैकल। तो 5 के बाद 6वीं 7वीं सदी में, ठीक है। 6वीं से 7वीं सदी में इन लोग का शासन काल रहा है। कोई दिक्कत? चलेगा? याद करते चलो। अब देख लेते हैं शासकों को, है ना। शासकों को देखें तो अब उसी क्रम में सबसे पहले देखोगे किसको? तो उदयन। देखो समझते चलना, लास्ट में की पॉइंट को बताऊंगा, पहले शासकों को देखो। उदयन देखोगे तो इस वंश का क्या? आदि पुरुष कहा गया है। और आदि पुरुष का उल्लेख देखोगे तो कालंजर शिलालेख से पता चलता है कि ये इस वंश के आदि पुरुष थे। दूसरा इसके बाद देखोगे तो दूसरा शासक इंद्रबल। 2 चीज तो इसमें फेमस है।
पहला इसका शुरुआत देखो, भूमिका बनेगा कि सुदेव राज के समय सर्वाधिकाराधिकर्ता कौवाताल अभिलेख। ओके, पहला सर्वाधिकाराधिकर्ता किसका किसका था, किसका था जी? सुदेवराज। सुदेवराज कौन से वंश से है? पांडु वंश। सुदेवराज का सर्वाधिकारा ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, किसमें? कौवाताल अभिलेख, कौवाताल शिलालेख, अभिलेख आ जाता है, शिलालेख है जी। ठीक है, दूसरा देखोगे, दूसरा चीज तो इंद्रबल ने प्रवरराज द्वितीय, पांडुवंश के शासक प्रवरराज द्वितीय की हत्या, प्रवरराज द्वितीय की हत्या किया और पांडुवंश की स्थापना। ठीक है, पांडुवंश की स्थापना की। याद रहेगा, प्रवरराज द्वितीय की हत्या और पांडुवंश की स्थापना, इसको याद रख लेना है। इसके बाद देखोगे, इसीलिए देखोगे तो देखो, उद्यान तो पांडुवंश में कलिंग सोमवंश से है, लेकिन पांडुवंश को सिरपुर में वास्तविक संस्थापक इंद्रबल को माना जाता है। पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक इंद्रबल को माना जाता है, याद रख लेना, वास्तविक संस्थापक के रूप में इंद्रबल। अब ये इंद्रबल क्या करेगा? तो इंद्रबल एक ठो शहर बसाएगा, एक शहर बसाएगा जिसको बोला जाता है इंद्रपुर। और इंद्रपुर किसको बोलते हैं? खरौद को, खरौद वाले क्षेत्र को। ठीक है, इंद्रपुर शहर बसाएगा और ये इंद्रपुर को राजधानी, खरौद को राजधानी बनाकर ये इसको शासन करता है, याद रख लेना। इंद्रपुर को तो शहर बसा दिया और इसके 4 पुत्र होते हैं, बता दिया हूं 4 पुत्र। कौन कौन सा? तो एक तो नन्नदेव प्रथम, ठीक है, दूसरा ईशान देव, तीसरा सूरबल और चौथा भवदेव रणकेसरी। ओके, रणकेसरी, ओ रणकेसरी है, भवदेव रणकेसरी। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद देखो, नन्नदेव प्रथम शासक बनेगा, इसके बाद नन्नदेव प्रथम शासक बनेगा। नन्नदेव प्रथम को याद रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? तो नन्नदेव प्रथम इसके बाद शासक बनेगा। चलो देखते हैं। याद हो रहा है ना जी? नन्नदेव प्रथम शासक। अब देखो, इसके 4 पुत्र हो गए। नन्नदेव प्रथम जो शासक होंगे, है ना, तो इसके कोई पुत्र नहीं होते रहता है, तो ये महाशिव तिवरदेव को तो क्या करेगा? गोद लेगा। बाद में जन्म लेगा एक बच्चा जिसको कहा जाएगा चंद्रगुप्त। याद रहेगा, चंद्रगुप्त। ठीक है, ये आपको जानना है। तो नन्नदेव प्रथम शासक बनेगा और ये अपने तीनों भाइयों को क्या बना देगा? मंडलाधिपति। बता चुका हूं, तीनों भाइयों को क्या बनाएगा? मंडलाधिपति, मंडलाधिपति। इनका शासन, ये देखोगे, इनके शासनकाल में तीनों भाई मंडलाधिपति बन गए और इसका गोद लिया पुत्र महाशिव तिवरदेव, महाशिव तिवरदेव, सॉरी, महाशिव तिवरदेव ये क्या करते हैं? तो ये शासक बनेंगे। ठीक है, महाशिव तिवरदेव शासक होंगे। नेक्स्ट शासक बनेंगे महाशिव तिवरदेव, इसको जान लेना। इसका जन्म वाला पुत्र कौन सा है? तो चंद्रगुप्त, याद कर लेना। इसके बाद देखो, अब सीधा सीधा देखना है महाशिव तिवरदेव को। किसको? तो महाशिव तिवरदेव को।
इंपॉर्टेंट है। महाशिव तीवर देव इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के काल को छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष का काल कहा जाता है। महाशिव तीवर देव, महाशिव तीवर देव के ताम्रपत्र को जानना है। सबसे पहले ताम्रपत्र में देखोगे तो इसके 3 महत्वपूर्ण ताम्रपत्र देखने मिलता है। एक तो राजिम, दूसरा देखोगे तो बालोद, ठीक है, और तीसरा देखोगे तो राजिम बालोद के बाद बोंडा। बोंडा उड़ीसा में जगह है ना, ये वाला क्षेत्र में शासन कर रहे हैं लोग, तो उड़ीसा भी आ रहा है ना, सिरपुर खरौद ये उड़ीसा वाला, ठीक है। तो ये वाला रीजन में है। तो राजिम बालोद और बोंडा 3 ताम्रपत्र मिले हैं महाशिव तीवर देव के, और इसी महाशिव तीवर देव के काल को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष का काल, ठीक है, उत्कर्ष का काल, ये आपको जानना है। महाशिव तीवर देव, ओके। और महाशिव तीवर देव से ही आपको ये पता चलेगा कि इसकी उपाधि क्या रही है, ओके। उपाधि, उपाधि में ये सकल कोसलाधिपति कहलाते हैं। उपाधि सकल कोसलाधिपति। अब नाम से ही समझ आता है सकल कोसला, सकल मतलब ग्रॉस, ओके, सकल कोसलाधिपति। अब देखो ये सकल कोसलाधिपति क्यों कहलाए, तो ये पूरे कोसल को जीत लिए थे, उत्कल को जीत लिए थे। ये उत्कल है, ये कोसल है, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों को भी जीत रहे थे, इस कारण सकल कोसलाधिपति कहलाते हैं। ये आपको जानना है, ठीक है। परम भागवत थे, है ना, परम वैष्णव भी कहलाए, परम वैष्णव, ओके। मतलब आपको जानना है परम वैष्णव परम भागवत कहलाए, याद रख लेना, ठीक है। कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति, परम वैष्णव। और परम वैष्णव उपाधि से पता चलता है कि इसके धर्म क्या थे, तो धर्म ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। याद करते चलो, ताम्रपत्र जानना, उसके बाद उत्कर्ष का काल कहा जाता है, ठीक है। सकल कोसलाधिपति, परम वैष्णव और वैष्णव धर्म के अनुयायी, इसको याद रख लेना, इसी को कोसलाधिपति भी कहते हैं, याद रख लेना है भाई, ठीक है। इसका साम्राज्य विस्तार बहुत बड़ा था, है ना, साम्राज्य विस्तार बहुत बड़ा था, इस कारण ये सकल कोसलाधिपति कहलाए। और इनके ताम्रपत्रों से भी पता चलता है कि इनका पराक्रम कैसा रहा होगा, क्योंकि पहले के राजा क्या करते थे, पहले युद्ध जीतते थे, वहां पर कॉपर प्लेट जारी करते थे, ताम्रपत्र जारी करते थे, और यहाँ राजिम बालोद बोंडा ये सब से पता चलता है कि इसका पराक्रम कैसा रहा होगा। तो ये छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष काल कहलाता है, महाशिव तीवर देव का काल। उपाधि को याद रख लेना, सकल कोसलाधिपति, परम वैष्णव कहलाते हैं, इसको भी याद रख लेना है। और इन्हीं के ताम्रपत्र से पता चलता है कि ये ग्राम दान देते थे, ठीक है, ग्राम दान की बात भी पता चलता है, किसमें, तो ताम्रपत्र में, ठीक है। ग्राम दान की बात पता चलेगा किसमें, तो ताम्रपत्रों से, इसको याद रख लेना, ठीक है। ग्राम दान, गांव दान करते थे। देखो सरपुरी वंश से इसका उत्पत्ति हुआ है, ये पांडु वंश का, इस कारण पांडु वंश के लोग भी सरपुरी वंश में जैसे कि गांव दान दिया जाता था, उसी तरीके से ये ग्राम दान की प्रथा को ये महाशिव तीवर देव आगे कंटिन्यू किए, ओके। तो ये ग्राम दान, धर्म, उपाधि, उत्कर्ष का काल, ताम्रपत्र, इतना को याद रख लेना। इसके बाद इसका पुत्र कौन, तो नन्न द्वितीय, ठीक है, नन्नदेव द्वितीय या नन्नराज द्वितीय, ये शासक बनेंगे, नन्नराज द्वितीय शासक बनेंगे। और ये क्या बोलता है,
इसी नन्नराज द्वितीय का एक ताम्रपत्र मिलेगा अड़भार से, अड़भार से अड़भार ताम्रपत्र। और इसी ताम्रपत्र में पता चलता है कि इनके पिता को महाशिव तिवर देव जी को सकल कोसलाधिपति कहा गया है, क्योंकि इन्होंने कोसल, उत्कल और अन्य क्षेत्रों को जीत लिया था। ये अड़भार ताम्रपत्र से पता चलता है, इसको जान लेना है, ठीक है। अड़भार ताम्रपत्र से पता चला। साथ ही साथ देखोगे तो नन्नदेव द्वितीय बहुत ही कम समय में इसकी मृत्यु हो जाती है ना, बहुत कम समय में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इनका एक चीज और पता चलता है, सेन कपाट, सेन कपाट ताम्रपत्र, सेन कपाट ताम्रपत्र। और सेन कपाट ताम्रपत्र में क्या लिखा गया है कि मैं योग्य पिता का योग्य पुत्र हूं, ये लिखा गया है। योग्य पिता का योग्य पुत्र। बहुत कम समय में इनकी मृत्यु याद रख लेना। तो एक अड़भार ताम्रपत्र में सकल कोसलाधिपति, सेन कपाट ताम्रपत्र में योग्य पिता का योग्य पुत्र हूं करके ये खुद को लिखवाता है, इसको याद रख लेना। अल्पायु में इनकी मृत्यु याद रख लेना इसको, ठीक है। ये आपका देखोगे तो मुद्रा जारी करते हैं और मुद्रा में, अपनी मुद्रा में गरुड़ का चिन्हांकन करवाता है ये महाशिव तिवर देव, इसको जानना है विशेष रूप से। इसके बाद देखोगे तो कौन आएगा, कौन आएगा बताओ, नन्न द्वितीय के बाद। अब नन्न द्वितीय तो अल्पायु में ही डेथ कर गया, उसका कोई वंश नहीं है, तो उसके वंश नहीं है तो सीधा आपको देखने मिलेगा इनका चाचा, नन्नदेव द्वितीय का चाचा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अब देखोगे चंद्रगुप्त को जानना है ना, तो चंद्रगुप्त का एक ही आपको जानना है कि इसके समय में लक्ष्मण मंदिर शिलालेख है ना, लक्ष्मण मंदिर शिलालेख देखोगे तो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, ओके, इसी को सिरपुर शिलालेख भी बोला जाता है। लक्ष्मण मंदिर शिलालेख या सिरपुर शिलालेख, इसी सिरपुर शिलालेख में चंद्रगुप्त का उल्लेख है, इसको जानना। और इसके पुत्र देखोगे तो कौन, तो हर्षगुप्त, कौन जी, हर्षगुप्त। इसका भी सिरपुर अभिलेख। और हर्षगुप्त का विवाह होगा किससे, वासाटा देवी से, किससे, वासाटा देवी से, वासाटा देवी। वासाटा देवी कौन है, तो मौखरी वंश के राजा रहते हैं, है ना, मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा, और मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वासाटा देवी, याद रहेगा। मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वासाटा देवी का विवाह हर्षगुप्त से होगा। और दोनों के विवाह के फलस्वरूप देखोगे तो इनके दो पुत्र मिलेंगे देखने को। एक आपको आप देखोगे क्या, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, नाम से ही देखो बालार्जुन, बाल्यकाल में अर्जुन की तरह, मतलब बाण विद्या, बाण चलाने में निपुण थे, महाशिवगुप्त बालार्जुन। और एक आप देखोगे रण केसरी, ये दो भाई हैं, है ना, आपस में भाई हैं। इनके पुत्र देखने मिलेगा क्या, शिवनंदी, शिवनंदी, कोई दिक्कत, शिवनंदी, शिवनंदी इनके पुत्र के रूप में देखने मिलेगा, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। चलिए शुरू करें, कहानी शुरू करें। तो हर्षगुप्त में आए थे हम लोग। अब हर्षगुप्त का देखोगे तो विवाह तो मौखरी वंश के सूर्यवर्मा की पुत्री वासाटा देवी से हो गया, है ना। अब इनके पुत्र भी हो गए महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में हर्षगुप्त के याद में, क्योंकि
हर्षगुप्त और वासटा देवी का विवाह होता है, उसके बाद कुछ समय बाद इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। और मृत्यु होने पर ये वासटा देवी अपने पति की याद में ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में एक मंदिर बनवाएंगे। क्या मंदिर, तो लक्ष्मण मंदिर, याद रख लेना, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, कौन सी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। कहाँ, तो सिरपुर में, सिरपुर में। खरौद में जो मंदिर है वो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, याद रख लेना, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में, और सिरपुर में जो है वो लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर याद कर लेना। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में ये वासटा देवी अपने पति हर्षगुप्त की याद में बनवाती है, इसको याद रख लेना। तो यहाँ से अब हम लोग को मेन, और इन सब की जानकारी किस में मिला है, ये सब जानकारी किस में मिला है, तो जानकारी मिला है ये सिरपुर के शिलालेख, सिरपुर के शिलालेख में। इन सब की जानकारी कहाँ से, सिरपुर के शिलालेख। अब हम लोग को मेनली किसको पढ़ना है, महाशिवगुप्त बालार्जुन को। ओके, महाशिवगुप्त बालार्जुन को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ओके, कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट है। महाशिवगुप्त बालार्जुन, इनके काल को देखोगे तो छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल क्यों, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा गया है। इनका सिरपुर अभिलेख, सिरपुर शिलालेख है ना, इससे पता चला है इनके पिता हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के पिता कौन, चंद्रगुप्त। ये सब के बारे में सिरपुर शिलालेख। महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में बात किया जाए तो ये अपने बाल्यकाल में ही अर्जुन की तरह जो बाण चलाने में, धनुष विद्या में निपुण थे, इसी कारण इनका नामकरण हुआ बाला अर्जुन। ओके, धनुष विद्या में निपुण, ठीक है, धनुष कला में निपुण थे। ठीक है, याद रख लेना। साथ ही साथ देखोगे इसके जस्ट ऊपर वाले जितने भी शासक हुए वो वैष्णव धर्म को मानते थे। महाशिव तिवरदेव भी वैष्णव धर्म को मानते थे, साथ ही साथ वो दूसरे धर्म के भी संरक्षक थे। इसी तरीके से देखोगे तो महाशिवगुप्त बालार्जुन वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किए, लेकिन ये मानते थे महाशिव शैव धर्म को। ठीक है, किसको, तो शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म को। इससे जस्ट ऊपर वाले जितने भी शासक हुए वे वैष्णव धर्म को मानते थे, ये शैव धर्म को मानने वाले थे, इसको भी याद रख लेना। धनुष कला में निपुण, इनका जो कार्यकाल है उसको पूछा जाता है विशेष रूप से। इनका कार्यकाल देखोगे तो 595 से 655 ईस्वी, याद कर लेना, ये विशेष रूप से इसको पूछा जाता है। 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक इसको जानना है। शैव धर्म को मानते थे, धनुष कला में निपुण थे, और इनका सिरपुर शिलालेख याद कर लेना, इनको कहा जाता था छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल। इनके समय को ना छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहलाया इनका समय। क्यों, क्योंकि इस समय शैव धर्म, वैष्णव धर्म है ना, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, साथ ही साथ जैन धर्म, इन सब धर्मों का संरक्षण हुआ और प्रॉपर विकास हुआ। इन सब धर्मों का डेवलपमेंट हुआ, इन सब धर्मों का संरक्षण हुआ, इसको याद रखना। इस समय शैव मंदिर बनाए गए, वैष्णव मंदिर बनाए गए, बौद्ध स्तूप या मंदिर और जैन संबंधित 3 मंदिर इससे संबंधित जैन से। बौद्ध से देखोगे तो 10,
वैष्णव से 3 मंदिर, शैव धर्म के तो 22 मंदिर इस समय बने। इन सब के कारण देखोगे, और इस समय छत्तीसगढ़ को स्वर्ण काल इसलिए भी कहा गया क्योंकि इस समय धर्म का तो संरक्षण या डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ इस समय क्षेत्र का भी प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ। इस कारण इसके समय को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रख लेना। इसी समय को आप देखोगे तो इसी समय दूसरे जगह यहाँ पर कौन शासन कर रहे हैं, यहाँ पर शासन कर रहे हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। और ये नलवाड़ी ग्राम है, कोंडा गांव, ये पुष्करी बरार भोपालपट्टना वाला इलाका, यहाँ पर कौन है, नल वंश, नल डायनेस्टी, नल डायनेस्टी। इसके अलावा ऊपर में देखोगे तो वर्धन वंश, ऊपर में वर्धन वंश, याद कर लेना। इसके नीचे में चालुक्य डायनेस्टी के शासक पुलकेशिन द्वितीय, है ना, चालुक्य वंश। और नीचे में और देखोगे तो पल्लव वंश, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, पल्लव वंश तमिलनाडु वाला क्षेत्र, याद कर लेना। इस तरीके से ये घिरा हुआ था, ओके, इस तरीके से घिरा हुआ था। तो अब देखोगे यहाँ पर नल डायनेस्टी है और ये क्या है, पांडु है। तो पांडु डायनेस्टी के महाशिवगुप्त बालार्जुन, है ना, और नल डायनेस्टी के इस समय के शासक थे विलासतुंग, विलासतुंग। विलासतुंग और महाशिवगुप्त बालार्जुन दोनों इस एक समय के हैं, मतलब समकालीन हैं। तो समकालीन शासक में देखोगे, समकालीन शासक में तो कौन, विलासतुंग, इंपॉर्टेंट है ना, विलासतुंग। ये कौन से शासन है, नल डायनेस्टी के शासन है। और विलासतुंग के समय में क्या बना है, राजीव लोचन मंदिर बना है ना, राजीव लोचन मंदिर विलासतुंग के समय में। ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में देखोगे तो कौन सा, लक्ष्मण मंदिर, कौन सा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, इसको याद रख लेना, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ, तो ये सिरपुर में है, ओके। खरौद में देखोगे तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, तो नन्न प्रथम के भाई ईशान देव ने बनवाया था। उसी को बोला जाता है कि राम काल में लक्ष्मण ने खुद बनवाया था। लाखा चौर मंदिर भी बोला जाता है क्योंकि वो शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र हैं जिसमें चावल डाले गए हैं, इस कारण उसको लाखा चौर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद ईशान देव से संबंधित है। ये लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर, ये वासाटा देवी, महाशिवगुप्त बालार्जुन, हर्षगुप्त से संबंधित, इसको याद कर लेना, ओके। लक्ष्मण मंदिर देखोगे तो एक प्रकार का कौन सा मंदिर है, वैष्णव मंदिर है, वैष्णव मंदिर, याद कर लेना। किसने बनवाया, तो वासाटा देवी ने, वासाटा देवी ने। कौन से काल में, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। धनुष कला में निपुण, शैव धर्म, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल। समकालीन शासक कौन हुए, विलासतुंग, याद रहेगा, समकालीन शासक विलासतुंग। शैव धर्म में देखोगे तो गंधेश्वर महादेव मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है ना, गंधेश्वर, सिद्धेश्वर, पलारी में है ना सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। इन सबको शैव धर्म से जानना। वैष्णव धर्म से लक्ष्मण मंदिर देख लो, बौद्ध स्तूप है, जैन मंदिर है यहाँ पर सिरपुर। इस कारण सभी धर्मों का यहाँ पर समावेश कहाँ पर देखने मिलता है, तो सिरपुर, याद कर लेना, सिरपुर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। समकालीन शासकों में, समकालीन शासकों में छत्तीसगढ़ में देखोगे तो विलासतुंग, यहाँ पर देखोगे वर्धन में वर्धन वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, आपका चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन द्वितीय, इसको याद रख लेना, वर्धन को जान लेना, ठीक है। तो इस तरह हर्षवर्धन, वर्धन वंश में हर्षवर्धन, इधर चालुक्य में पुलकेशिन, इधर देखोगे तो विलासतुंग और महाशिवगुप्त बालार्जुन, सब समकालीन शासक में, इसको याद कर लेना है, ओके। तो इतना याद हुआ। शासन क्रम देख लो, 595 से 655 ईस्वी, इसको भी आपको जानना है, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ के किसी भी ताम्रपत्र से शासकों की जानकारी प्राप्त नहीं होती, उसके कार्यक्रमों का जानकारी होता है।
लेकिन महाशिव तिवारदेव का मैं जब पढ़ाया था तो एक उसका प्लेट मिला है राजिम प्लेट। ओके, राजिम शिलालेख के पास ही आपका राजिम प्लेट मिला है 1785 में, और उसी राजिम प्लेट में महाशिव तिवारदेव के राजिम प्लेट में इस वंश के सारे शासकों का पता चलता है। और इसके बाद देखोगे तो उसी से पता चलता है कि महाशिव गुप्त बालार्जुन के बाद, महाशिव गुप्त बालार्जुन के बाद इसका पुत्र कौन, शिवनंदी, शिवनंदी शासन किया, और यही शिवनंदी इस वंश का अंतिम शासक था, ये पता चलता है। और इसका भाई था कौन, भवदेव, सॉरी रणकेसरी। ओके, भवदेव रणकेसरी उसका पुत्र है ना इंद्रबल का, इसका भाई रणकेसरी। तो अंतिम शासक के रूप में शिवनंदी का नाम आता है, इसको जान लेना, समकालीन शासक को जान लेना। ठीक है, ये सभी धर्मों का यहाँ पर विकास हुआ। ठीक, स्वर्णकाल कहलाया, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल, याद रख लेना। ठीक है, ये शैव धर्म को मानते थे, बाकी जो वैष्णव धर्म को मानने वाले वो गजलक्ष्मी गरुड़ चिन्ह लगाते थे। ये कुकुदनाथ है ना, शैव के परंपरा को मानने वाले थे, तो ये कुकुदमान। ठीक है, इसके बाद देखोगे वृषभ त्रिशूल, इसका अंकन करवाए अपने किसमें, सिक्कों में। ओके, याद कर लेना। ठीक, ठीक है, तो ये बालार्जुन का उपाधि था, और उपाधि के रूप में परम महेश्वर कहलाए। इसी से समझ आता है कि ये शैव धर्म को मानने वाले थे। कुकुदमान, वृषभ, त्रिशूल, इसका अंकन हुआ। इससे पहले में गजलक्ष्मी, ये आपको जानना है। तो ये हो गया शिवनंदी अंतिम शासक, ये सोमवंश के पांडु वंश। कोई दिक्कत, सोमवंश के पांडु वंश, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत बताइए। देखो, याद कर लो ना इतना, तो हम लोगों ने पांडु वंश को कंप्लीट देखा है ना। उद्यान, इंद्रबल, चार भाई, नन्नदेव प्रथम, फिर आपका महाशिव तिवारदेव गोद लिया पुत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी समय राजिम प्लेट, राजिम शिलालेख, मोंडा शिलालेख, बालोद शिलालेख, फिर नन्न द्वितीय अड़भार, उसको जानना है, सेन कपाट को जानना है, सेन कपाट। इसके बाद चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, हर्षगुप्त वासाटा देवी, उसके बाद महाशिव गुप्त बालार्जुन और शिवनंदी। ये महाशिव गुप्त बालार्जुन का कार्यकाल रहा है 595 से 655। इसी समय देखोगे तो एक और चीज याद कर लो, 639, और 639 ईस्वी में इसके समय ही, इसी महाशिव गुप्त बालार्जुन के समय में एक यात्री आते हैं, चीनी यात्री वेनसांग, और वेनसांग इस छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, कियासलो, कियासलो, है ना। छत्तीसगढ़ को क्या कहा, कियासलो के नाम से वर्णन किया इसका। ठीक है, कियासलो प्रोनाउंस किया। कौन, 639 में वेनसांग, याद कर लेना। ओके, और यही बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे 10,000 से भी ज़्यादा बौद्ध स्तूप थे, सभी धर्मों का विकास हुआ, है ना, सर्वांगीण विकास हुआ। इसी कारण छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसको स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, इसके काल को। ओके, इसके अलावा दो चीज हम लोग को और देखना है। एक हम लोग देखें क्या, देखो इस काल में हम लोग दो मंदिर को विशेष रूप से जानना है। एक तो हम लोग को लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, और दूसरा लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ओके, लक्ष्मण मंदिर देखोगे तो ये नागर शैली में बना है, नागर शैली में। ओके, नागर शैली में। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, तो एक तो जानना है सिरपुर,
सिरपुर में। ओके, नागर शैली में बना हुआ है। साथ ही साथ लक्ष्मण मंदिर में देखोगे तो क्या है, ये वैष्णव मंदिर है, वैष्णव मंदिर। ठीक है, किससे बना है? लाल ईंटों से बना है। याद रहेगा किससे बना है? तो ये आपको जानना है किससे बना है। तो लाल ईंटों से बना है लक्ष्मण मंदिर, है ना। और इसी लक्ष्मण मंदिर में देखोगे तो दो व्यक्ति हैं महत्वपूर्ण, एक रविंद्रनाथ टैगोर और एडविन एराल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको अद्भुत रत्न कहा। ओके, अद्भुत रत्न किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। सीधा टैगोर लिख दूं। और एडविन एराल्ड ने इसको ताजमहल की संज्ञा दी। क्या कहा? ताजमहल की संज्ञा। एडविन एराल्ड, इसको याद कर लेना, एडविन एराल्ड। ये लक्ष्मण मंदिर है। ओके, सिरपुर शिलालेख। लक्ष्मणेश्वर मंदिर देखोगे तो एक ये शैव मंदिर है, शैव मंदिर। इसमें, इस मंदिर में शिवलिंग है जिसमें 1.25 लाख छिद्र हैं जिसमें चावल डाले गए हैं, तो इस कारण इसको लाखा चाउर के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर है? खरौद में। खरौद, लाखा चाउर, शैव मंदिर। ये देखोगे तो ईशान देव ने इसको निर्माण किया था, ईशान देव ने निर्माण करवाया था, ईशान देव द्वारा निर्मित। इसके अलावा देखोगे तो ये लक्ष्मण से भी संबंधित है ना, रामायण काल से संबंधित है ये, रामायण काल। ओके, ये आपको जान लेना है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, खरौद, ठीक, शैव मंदिर, लाखा चौर मंदिर, ईशान देव, इसको जान लेना। कोई दिक्कत बताइए, है ना। तो ये हो गया आपका ये लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक है, इतना को आप लोग को जानना है। ओके, आज के लिए इतना ही रखें, समय हो गया। आज के लिए इतना रखते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या क्या देखना है तो देख लो। देखो क्या क्या बच गया है। सोमवंश में हम लोग को देखना है एक तो हम लोग को मैकल और ये पांडु हो गया, कलिंग का सोमवंश देखना है। और दूसरा देखोगे तो कलिंग के अलावा क्या देखना है? कांकेर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? शैल, शैल वंश। शैल वंश के बाद हम लोग देखेंगे तो फणी नाग वंश। ओके, फनी नागवंश के बाद हम लोग क्या देखेंगे तो बाण वंश। ठीक है, तो ये इतना क्लास को हम लोग को कंप्लीट करना है। तो कल एक क्लास मिलेगा कलिंग, कांकेर और ये शैल वाला, और एक क्लास मिलेगा फनी नागवंश और बाण वंश का। ओके, तो 2 क्लास हम लोग को कंप्लीट करना है। 2 क्लास में हम लोग का क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कंप्लीट। इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे क्या तो कलचुरी। कलचुरी प्राचीन के बाद सीधा कलचुरी देखेंगे। कलचुरी, फिर छिंदक नागवंश, है ना, छिंदक नाग, फिर इसके बाद काकतीय, और काकतीय के साथ ही हम लोग का मराठा शुरू हो जाएगा, है ना, और मराठा के बाद आधुनिक इतिहास। इस तरीके से चलेगा। तो 2 क्लास हम लोग को छोटा छोटा क्लास और आएगा, एक कलिंग, कांकेर और शैल वंश का,
दूसरा देखोगे तो फनी नागवंश या बाणवंश का। अगर बहुत छोटा बनता है तो हम लोग इतना को एक साथ ले सकते हैं, ओके, तो इतना को भी एक साथ ले सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, और सीधा एक क्लास इसको कर सकते हैं, कलचूरी को, ओके। तो इस तरीके से आगे रहेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। याद करते चलिएगा, ठीक है। पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कि पढ़ा के बता छोड़ दो। यहीं पर मैं कई बार किसी चीज़ को बोलता हूँ, उसका मतलब यही है कि आप अच्छे से नोट्स बना पाओ। आप उसी पॉइंट को बार बार सुनोगे तो आपके माइंड उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, याद रखेगा, ठीक है। ट्रिक भी बता रहा हूँ, जैसे कि जय के 3 वर्ड्स, सनम के प्रसन्ना मात्र से ही, पीजी आरपी आरपी पीएनपी डीएच, इस तरीके से शासकों के क्रम को जानने के लिए मैं बहुत सारे ट्रिक बता रहा हूँ, उसको बार बार बोल रहा हूँ और उसको आपको सुनना है ताकि वो याद हो जाए, ओके। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है, याद हो रहा होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कलिंग के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, सैल डायनेस्टी, इन सबको, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।